गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट CBSE बोर्ड बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके अलावा हमने मैनेजमेंट के 3 एम्फोसिस को फोकस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है। हम जो ये टर्म है ऑब्जेक्टिव्स, इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो एंड रिजल्ट होता है जिसकी तरफ कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हर बच्चे का अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। हम इस ऑब्जेक्टिव टर्म को, जो हमने लिखा है यहाँ पे एंड रिजल्ट, हम इस ऑब्जेक्टिव टर्म को सबसे पहले खुद से रिलेट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्टिव टर्म को मैनेजमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए चलते हैं। सर, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, हर बच्चे का एक अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है। किसी बच्चे का ये ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक MNC कंपनी में जॉब करनी है। किसी बच्चे का ये ऑब्जेक्टिव है कि उसे गवर्नमेंट एग्जाम्स फाइट करके अच्छी पोजीशंस पे आना है। तो हर बच्चे का अपना अपना क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में, ठीक है। हमारा एक गोल है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली गोल होता है जिसको कि हम अचीव करना चाहते हैं। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली प्रायोरिटी पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को जो हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो कि है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया गया है। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये 3 ऑब्जेक्टिव है किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करता है? मेहनत करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, ताकि वो इन 3 ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके? अचीव कर सके, सर्वाइव कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। तो अब हम देखते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसी ऑब्जेक्टिव के पीछे चलती है कि वो अपने आप को या अपना सर्वाइवल मेंटेन कर सके। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग यानी कि अर्ली मैन ने खुद के सर्वाइवल के लिए कितनी मेहनत करी, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से अपने आप को उस काबिल बनाया, उस कंडीशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ऐसा बनाया कि वो ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर है। अब इस डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख में आपका यानी कि हमारा जो मार्केट है वो कैसा है? वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो हमारा जो मार्केट था वो था प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का मतलब होता है जहां पे प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर की चलती थी। मतलब प्रोड्यूसर्स ने या फिर मैन्युफैक्चरर ने जो चीज प्रोड्यूस कर ली, कस्टमर को एनी हाउ वही परचेज करनी पड़ती थी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। लेकिन आज हम लोग देखते हैं आफ्टर LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मार्केट है वो कैसा हो चुका है? हमारा मार्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड हो चुका है, बिकॉज सेवरल कंपनीज एंटर इनटू द मार्केट। हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, वो किस तरीके से सर्वाइव करती है और मैनेजमेंट उसे किस तरीके से मदद करता है सर्वाइव करने के लिए। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। इस डायनामिक इन्वायरमेंट में, इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में यानी कि कंज्यूमर ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हम सर्वाइव कर सकते हैं। किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं? इस तरीके से कि हम हमारे कंपनी में यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं
उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके। ठीक है, अब उनकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उनकी स्ट्रेंथ को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि हम उन्हें मोटिवेशन दे, हम उन्हें सेटिस्फैक्शन दे, जिस चीज की उन्हें रिक्वायरमेंट है हम उसे दे, ताकि वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा दे। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन बाय मेकिंग देयर पीपल टू वर्क विद कोऑर्डिनेशन एंड विद हार्मनी। आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस डायनामिक और इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, तो ये जरूरी है कि वहां के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो कैसे हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उनके बीच में टीम वर्क हो, उनके बीच में हार्मनी हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैनेजर उनके साथ हो, उन्हें गाइड करे, उन्हें लीड करे कि उन्हें क्या किस तरीके से करना है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो ये इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन इस डायनामिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट की। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, सर्वाइवल पहला ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेक्शन में होगा ही नहीं, तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है? सर्वाइवल के लिए भी तो प्रॉफिट होना जरूरी है। तो प्रॉफिट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट वो है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न कैसे किया जाता है? आप लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अर्न कर सकता है, तभी अर्न कर पाएगा जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, वेस्टेज को कम से कम कर सके। क्यों? क्योंकि अगर वेस्टेज कम से कम नहीं होगा, कॉस्ट का रिडक्शन नहीं होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, उन्हें वो प्रोडक्ट हायर प्राइसेस पे बेचना पड़ेगा और कस्टमर हाई प्राइस का प्रोडक्ट परचेज नहीं करता। ये तो आप भी जानते हैं। एक कस्टमर का पॉइंट क्या होता है कि उसे कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी चीज चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन कम पैसों में, कम दाम में। तो अगर हायर प्राइस पे अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे तो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी है कि हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। दूसरी चीज, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है जो कि एक कंपनी को क्या होता है, रिस्क फेस करने के बाद मिलता है। ठीक है ना? जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस करता है तो रिस्क के बदले उसे क्या मिलता है? उसे प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है, उसे प्रॉफिट यानी कि वो एक गिफ्ट है, वो एक रिवॉर्ड है जो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेती है। तीसरी चीज हम बात करते हैं ग्रोथ की। सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप एक ही जगह पे सालों साल रह सकते हो? नहीं। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको ग्रो करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्रोथ, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज है ग्रोथ। ग्रोथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप मुझे बताएं, क्या एक फैमिली जब छोटी होती है तब वो छोटे से घर में मैनेज हो सकती है? ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जाती है, क्या वो बड़ी फैमिली छोटे से घर में मैनेज हो पाएगी? जी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हमें दूसरा घर लेना पड़ेगा, नहीं तो हमें उसी घर को एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी कि हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जैसे जैसे हम इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कदम रखते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसे हर वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हमारा कस्टमर हमारे पास रहे। तो उसके लिए हमें ग्रोथ करना जरूरी है। सो हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होती है और ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है कि लॉन्ग रन में जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को एक्सपेंड करता है तो वो क्या है? वो ग्रोथ है। इसके अलावा हम देख सकते हैं ग्रोथ किस तरीके से की जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है अपनी सेल्स से। जितनी ज्यादा नंबर वो सेल्स करेगा उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। दूसरा,
उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ब्रांचेस होगी उतना वो ग्रो करेगा। दैट मीन्स ग्रोथ ही होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक ब्रांच यहाँ खोली, दूसरी ब्रांच कहीं और खोली, अपन क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ उसकी हो रही है, ठीक है, कितना अच्छा डेवलपमेंट वो खुद के लिए कर रहा है। आप लोग आज की तारीख में देखेंगे, आज ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होते हुए अलग अलग प्लेसेस पे क्या करती है, अपनी ब्रांचेस ओपन कर रही है। तो ये क्या है, ये एक ग्रोथ का तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अब ये हम देख सकते हैं कि एक तो होता है कि प्रोडक्ट वही सेल करना लेकिन अलग अलग जगह पे सेल करना। आप एक तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन अलग अलग जगह पे बेच रहे हो। एक होता है कि आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लेकिन एक ही जगह पे, आपका प्लेस एक है लेकिन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो। आप एक प्रोडक्ट में डील करने के बजाय अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। तो ग्रोथ कैसे भी हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से भी हो सकती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस से भी हो सकती है, काउंट ऑफ सेल्स से भी हो सकती है, और उसके अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये भी एक ग्रोथ का तरीका है। पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 15 लोग काम कर रहे थे, आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं, कल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 से 200 लोग काम करेंगे। तो ये एक ग्रोथ का तरीका है कि किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी एक ग्रोथ का तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। हमने देखा कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए, हमने देखा कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने के लिए। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ तभी कर सकता है जब वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को सही तरीके से क्या करे, इंप्लीमेंट करे, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करे, और प्लानिंग के बाद प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जब वो उनको तरीके से फॉलो करेगा तभी क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाएगा। तो मैनेजमेंट जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट करती ही इसीलिए है, इन 3 कारणों के लिए, सर्वाइव के लिए यानी कि सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने के लिए, और ग्रोथ करने के लिए क्या करती है, वो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करती है, यानी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का यूज करती है। नाउ ये तो था सबसे पहला, सबसे फॉरमोस्ट और सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत जरूरी है। अब आप इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी की शादी में जाते हैं, आप कुछ खाना खाते हैं, आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं, जिसकी शादी होती है आप क्या करते हैं, उसको कुछ रिटर्न में देकर के आते हैं, समथिंग लाइक गिफ्ट हो गया, या फिर आप एनवेलप उसे गिफ्ट करके आते हैं, यानी कि उनको दे करके आते हैं। क्यों दे के आते हैं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, ये कर्टेसी है कि आपने खाया है तो आपको कुछ देना भी है। सेम दिस कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, आज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस भी जगह खड़ा है, जिस भी प्लेस पे खड़ा है, जिस भी सिटी में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जिस भी स्टेट में है, उसका क्या कर्तव्य बनता है कि वो जिस जगह पे है वहां के लोगों को कुछ प्रोवाइड करे, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे। ये एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है ना। आज अगर मैं केवल किसी से लेती जाऊं और बदले में कुछ ना दूं, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सही तरीका नहीं होता है बिजनेस करने का, ठीक है ना। अगर लेना है तो देना भी पड़ेगा। तो मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। हम यहाँ पे देखते हैं कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट, ठीक है। अगर हम जिस जगह हमने हमारा कंपनी खोला है या फिर जिस जगह हमने हमारा इंडस्ट्री खोला है, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम वहां के लोगों को रीजनेबल रेट में क्या करें, प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं। और ये तभी हो सकता है जब हम मैनेजमेंट का यूज करें, जब हम तरीके से प्रॉपर वे से उन्हें चीजों को मैन्युफैक्चरर करें, यानी कि चीजों को बनाएं और उन्हें प्रोवाइड करें। दूसरी चीज हम देख सकते हैं जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। हम किस तरीके से वेल्थ यानी कि पैसे का यूज कर रहे हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे की जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, उन्हें वो पैसे का प्रॉपर यूज मिले, यानी कि उन्हें वो पैसा मिले, ठीक है। जिस तरीके से हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम वो क्यों करते हैं, ताकि आज जिस जगह जो इन्वायरमेंट हम जिसमें हैं, आगे वाले लोग, जो आने वाले लोग हैं, जो आगे वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें भी ये इन्वायरमेंट देखने को मिले। तो वैसे ही जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है।
तीसरा चीज है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना किनको? जो भी लेबर क्लास है, जो भी वर्कर क्लास है, जो भी आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो गांव में जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें वो काम प्रोवाइड करना अपनी फैक्ट्रीज में या फिर किधर भी उन्हें वो काम करने को, भले छोटा मोटा काम ही दे, भले पियोन वाला काम ही प्रोवाइड करे कंपनी, लेकिन ये भी एक तरीके का क्या है? एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास ना पहनने को कपड़े या फिर खाने को खाना नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटीज। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा ही बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और उनको जो कि कंपनीज के आसपास हैं, जो कि इंडस्ट्रीज के आसपास हैं, उन्हें किस तरीके से वो कंपनी क्या कर रही है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उन्हें हेल्प कर रही है। आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज है, जो कि गरीब बच्चों के लिए एनजीओ भी सपोर्ट करती है। जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनको ऑर्फनेज प्रोवाइड करती है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उन्हें एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती है ऐसी कंपनीज। इसके अलावा हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें क्या करती, उनको वर्कशॉप, सेमिनार्स के अंदर उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। क्योंकि हमको पता है कि हमने जिन लोगों को हायर किया है, जो वर्कर क्लास को हायर किया, वो पढ़े लिखे नहीं है। अब उनको पढ़ाई लिखाई कराना, उन्हें वर्कशॉप्स में भेजना, उन्हें काम किस तरीके से करना है, इसकी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी क्या करती है? कंपनी खुद करती है अपने खुद के वर्कर्स के लिए या फिर लेबर्स के लिए। सो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव है जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत सही है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट इस तरीके से कैसे इनको हेल्प करता है इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या किस तरीके से हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव अ सोशल ऑब्जेक्टिव बाय कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। जब एक मैनेजर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है तो वो क्या करता है? वो थोड़ा सा अपने दिमाग में उस सोसाइटी के लिए भी थॉट रखता है कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि सोसाइटी को मुझे क्या देना है। हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो सोसाइटी को प्रोवाइड करता है, जिसे एक टर्म कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ठीक है, ये वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो टास्क है जो कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अपनी कंपनी के लिए जब वो प्लानिंग करता है तो साथ साथ क्या करता है? वो सोसाइटी को क्या रिटर्न में देना है इसकी भी प्लानिंग करके रखता है, जो कि जरूरी है। An organization is established in a society, it runs through the resources made available by the society। हम लोग देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस जगह चल रहा है वो उसी सोसाइटी के रिसोर्स क्या करता है? यूज करता है, वहीं का ही पानी यूज करता है, वहीं की ही जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी अगर उसे कोयला जलाना है तो वो कोयला भी वहीं से ही लेता है, वहीं का ही नदियों का पानी यूज करता है, और इसके बदले में क्या करता है? वो उसको कुछ प्रोवाइड करता है, नहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ देता है। आज ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जिस जगह पर हैं, जहां पे आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज पर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपने आसपास उन लोगों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड प्लेग्राउंड्स वगैरह बनवाए हैं। क्यों? वहां के लोगों के लिए, ताकि वहां के लोग अच्छे तरीके से रह सके और वहीं के ही लोग उन्हीं कंपनीज या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सके, फैक्ट्री लेवल पर, लेबर क्लास फॉर्म में या फिर वर्कर क्लास फॉर्म में। The duty of the organization is to account its social benefit। ड्यूटी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की? कि अपने सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। अब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारा व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक कंपनी में ज्वाइन क्यों होना चाहते हैं, आप बोलेंगे कि मैम मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, आप बोलेंगे मैम मुझे अच्छा प्रमोशन चाहिए, अच्छी डेजिग्नेशन चाहिए, अच्छा काम चाहिए। आप डिफरेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। तो ये जो आप बताएंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए, तो मुझे जो चाहिए दैट इज व्हाट? दैट इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये आपका क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एमएनसी या फिर एक कंपनी में क्यों ज्वाइन होना है।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, हम इन्हें सबसे पहले देखते हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि अच्छी सैलरी। दूसरा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, खुद का ग्रोथ, खुद का डेवलपमेंट, कि आज मैं लोअर पोस्ट पे हूं, कल को मैं हायर पोस्ट पे जाऊंगा या जाऊंगी, वो मेरा क्या है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसके अलावा पीयर रिकॉग्नाइजेशन, लोग मुझे जाने, यानी कि मेरे कंपनी में जो मेरे कॉलीग्स हैं वो मुझे जाने, वो मुझे पहचाने, वो मुझसे बात करने, वो मुझे फ्रेंडशिप करे मुझसे, तो ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, सोसाइटी में लोग मुझे जाने कि अरे इतनी अच्छी पोस्ट पे आप लोग काम करते हो, ये आपका पोस्ट है, ये सैलरी है, तो सोसाइटी में आपका क्या रिस्पेक्ट है, क्या रुतबा है, दैट इज योर सोशल रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ये भी आपका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं कि जिस जगह में काम करूं वहां की कंडीशंस मुझे अच्छी मिले। अब आप सोचे कि आप 9 घंटे 10 घंटे एक जगह काम कर रहे हैं, वहां पे एसी नहीं है, फैन नहीं है, लाइट भी बहुत डिम है, क्या आप उस जगह पे काम कर पाएंगे? सैलरी बहुत अच्छी है, नो डाउट, क्या लेकिन आप उस जगह पे काम कर पाएंगे? कंप्यूटर की आपके पास बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और प्रॉपर पूरी गंदी तरीके से वो ऑफिस बना हुआ है, क्या वहां पे काम कर पाएंगे? नहीं। तो सैलरी तो एक अलग हमारा चीज है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज है कि हमें अच्छी कंडीशंस भी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस, पानी की फैसिलिटीज हमारे सामने हो, कैंटीन की फैसिलिटीज हमारे पास हो, जिस जगह हम काम, जिस ऑफिस में हम काम करें वहां पे लाइटनिंग, एसी, कंप्यूटर, हर चीज की फैसिलिटीज हो, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इसके अंदर, द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है एक पर्सन को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हम लोग ये चीज तो जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो सेम क्वालिफिकेशन के नहीं होते हैं, सेम बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, सेम कल्चर के नहीं होते और ना ही सेम बिहेवियर के होते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह पे एक टीम में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना कितना इंपॉर्टेंट है और अपने आप में कितना चैलेंजिंग टास्क है। और मैनेजमेंट यही करता है। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एक मैनेजर का क्या काम होता है कि अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज से एक टीम तैयार करना, एक ऐसी टीम तैयार करना जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगी हो। और मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को एक जगह एक वे में चैनलाइज करता है और उस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। Employees are the most important resources of the organization and satisfied and motivated employee give their best in achieving organizational objective। हम ये चीज जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई करना, उसी ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन कितना जरूरी है एक ह्यूमन के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, और यही मोटिवेशन किस तरीके से उनको मदद करता है एक एम्प्लॉय को अपना फुल कंट्रीब्यूशन देने में इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और आप ये चीज जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैं ये नहीं कह रही कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बेकार है, नहीं करना चाहिए, हमें पर्सनली कुछ ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, मैं कहती हूँ बेशक करने चाहिए, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है एज एन एम्प्लॉय, एज ए मैनेजर हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसके लिए सोचें, उसके बाद जब वो चीज अचीव हो जाए उसके बाद हम खुद का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें और खुद के ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग पहल करें। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, social objective and personal objective. So students, thank you so much.